Good morning, students. Uh, I, Namita Seth, welcome you in BBBN online classes. And today we'll start a new chapter that is Lost Spring. Okay, chapter number 2, which is written by Anis Jung. Okay, Anis Jung is a very well-known poetess, writer also, and she was a journalist also. So, actually, being a very good author, she had done many things and she had written well things for our literature. She had done a very adorable literature works also. Okay, so in this chapter, as she put the title Lost Spring. Now, what does actually Lost Spring mean? लॉस्ट मीन्स खोया हुआ है ना, जो हम खो चुके होते हैं. एंड स्प्रिंग हेयर, स्प्रिंग डजेंट मीन द सीजन, हेयर स्प्रिंग मीन्स चाइल्डहुड. ओके, यानी जो चाइल्डहुड खो जाता है. क्यों खो जाता है? क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं, ऐसी पैथेटिक कंडीशंस हो जाती हैं अंडर विच द फैमिली और द सोसाइटी or the conditions, they used to compel these children to earn their livelihood and to do the risky jobs under the industrial works, like in the crackers industries or in the fireworks. Okay, so actually these children, they used to lost their childhood. They don't enjoy uh, their childhood. They don't study, even they don't means they don't desire even to fulfill their wishes. All those desires, they used to died in themselves only. Okay, so in this chapter, let's see, actually Anis Jung also unveils the पैथेटिक कंडीशन. अनवेल्स मतलब क्या होता है? UNVEILS. अनवेल्स मतलब वेल मतलब आपको पता है ना, पर्दा, या जिसे हम घूंघट कहते हैं. और अनवेल मतलब उस चीज़ को हटाना, यानी पर्दे को उठाना. तो शी एक्चुअली अनवेल्स द पैथेटिक कंडीशन of the children who lives in slum areas and who used to the society or the conditions compel them to do such works. Okay, instead of being enjoying their childhood. So let's see about, first of all, the introduction of Anis Jung. Anis Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. So she was born in Rourkela in 1964 एंड शी हैड स्पेंड चाइल्डहुड, यानी अपना बचपन और अपना अडल्टहुड कहाँ उन्होंने बिताया? हैदराबाद में. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो उनकी जो एजुकेशन हुई वो हैदराबाद में हुई है और कहाँ हुई है? यूएसए में हुई है. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके पेरेंट्स जो थे वो राइटर्स थे. अनीस जंग began her career as a writer in India. So she began her career in India as a writer. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. तो उन्होंने काफ़ी जगह बुक्स भी लिखी हैं, काफ़ी कॉलम्स भी लिखे हैं, काफ़ी एडिटिंग भी करी है. The following is an excerpt. Now you know what is excerpt. Excerpt means क्या होता है? Excerpt means extract. यानी किसी भी बड़ी नॉवेल का या किसी भी बड़ी बुक का जो पूरी स्टोरी होती है, बड़ी स्टोरी या बहुत बड़ी नॉवेल, उसका एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं. ठीक है, फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. तो ये उनकी बुक थी और उसमें से एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे. हियर शी एनालाइज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी and tradition which condemn these children to a life of exploitation. तो यहाँ पर उन्होंने एनालाइज किया है कि किस तरह जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी मीन्स गरीबी, ग्राइंडिंग पॉवर्टी मीन्स जो गरीबी एक इंसान को पीस डालती है, यानी कि इतना मजबूर कर देती है कि वो अपनी डिज़ायर्स कभी पूरी नहीं कर पाता और वो मतलब एक कंपेल लाइफ, यानी एक फोर्सफुल लाइफ जीने के लिए, मतलब उसे लाइफ फोर्सफुली जीनी पड़ती है. ओके, एंड ट्रेडिशंस विच कॉन्डम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. और इन बच्चों को एक्चुअली बहुत मतलब शोषण भरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है. ओके, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज.
What do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. So, एक्चुअली यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ है साहिब का. साहिब एक्चुअली यू विल स्टडी टू ऑफ द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. एक है साहिब जो कि रैग पिकर है, कचरा उठाने का काम करता है, और जो दिल्ली की पेरिफेरी में रहता है, यानी सीमा में, जो दिल्ली के आसपास की जो सीमाएं हैं वहाँ पर रहता है, सीमापुरी में. और एक आप पढ़ेंगे मुकेश के बारे में, जो एक बैंगल इंडस्ट्री में काम करता है फ़िरोज़ाबाद में. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ है साहिब का. और साहिब ये बोलता है कि कभी कहीं समटाइम्स, यानी कई बार उसे क्या कर होता है, एक गार्बेज यानी कचरे के कूड़े में कुछ एक रुपी मिल जाता है, कुछ एक मतलब पैसे मिल जाते हैं. तो नरेटर उससे पूछता है कि तुम उससे क्या करते हो. आया साहेब whom I encounter every morning. एनकाउंटर मीन्स आमना सामना होता है. तो नरेटर और साहिब का जब भी सुबह आमना सामना होता तो नरेटर उससे पूछता कि तुम क्या करते हो इनका. स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड. तो मेरे पड़ोस में जो कचरे का ढेर है वहाँ पर स्क्राउंजिंग मीन्स ढूंढना, इन सर्च ऑफ. क्या तुम गोल्ड की सर्च करते हो, क्या तुम कोई सोना ढूंढते हो उन गार्बेज के डंप्स के अंदर. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. तो साहिब जो है अपना घर बहुत पहले ही छोड़ चुका था. सैट amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. So sat amidst मतलब क्या होता है, बीच में. ठीक है, तो एक्चुअली पहले वो लोग ढाका बांग्लादेश में रहते थे, लेकिन जो मतलब बहुत ज़्यादा उसकी मेमोराइज उतना ज़्यादा नहीं है उसको, मतलब उस ढाका के या बांग्लादेश के बारे में जहाँ वो रहते थे. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. तो उसकी मदर ने उसे बताया था साहिब को कि उस समय बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए थे, जिससे कि उसका घर और जो जितने भी फील्ड्स थे वो सब वहाँ पे मतलब ख़त्म हो गए या बह गए. तो ऑब्वियसली क्या था, फ्लड आया होगा, है ना, कोई नेचुरल कामिटी थी जिसकी वजह से उनका होम या फील्ड सब खत्म हो गया. दैट्स वाई दे लेफ्ट. और इसी वजह से उन्होंने ढाका छोड़ दिया. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लीव्स. तो अभी जहाँ वो रहता है तो वहाँ पर वो किसकी तलाश में है, सोने की तलाश में. यहाँ पर बार बार गोल्ड वर्ड यूज़ किया जा रहा है. गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, गोल्ड इन द बिग सिटी. ना व्हाट इज़ गोल्ड? गोल्ड हेयर मीन्स द लाइवलीहुड, है ना, यानी द अर्निंग्स, पैसा. ठीक है, तो यानी कि एक्चुअली यहाँ पर एक तो उन्होंने गार्बेज को ही गोल्ड कहा है. ऐसा क्यों कहा है? बिकॉज एक्चुअली फॉर देम गार्बेज इज़ गोल्ड, बिकॉज कि द मेन ऑक्यूपेशन फॉर साहिब वॉज रैग पिकिंग. और मेनली उसे कई बार उस जो गार्बेज डम्प्स थे उसमें कई बार कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे, इसीलिए वो गार्बेज को गोल्ड भी कह रहा है. और यहाँ गोल्ड मतलब है कि आपकी जो अर्निंग्स होती है, तो उनकी मेन अर्निंग क्या थी, यहाँ पर रैग पिकिंग थी. ठीक है. I have nothing else to do, he mutters, looking away. तो उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है करने को. और धीरे से, मटर मतलब क्या होता है, धीरे से बोलना. उसने बहुत धीरे से बोलना और बहुत दूर देख रहा था वो. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. सो ग्लीबली मतलब क्या होता है, बहुत ईजीली कहना, या हम कहते हैं ग्लीबली का जैसे हम बातों बातों में किसी चीज़ को फ्लो में कह जाते हैं. जैसे कहते हैं ना धारा प्रवाह बोलना हमें. तो हम जब बातें करते रहते हैं, बातें करते करते फ्लो में कोई चीज़ बोल जाते हैं ना, बिना सोचे समझे, और बाद में पता चलता है कि हमने क्या बोल दिया. तो यहाँ पर नरेटर भी बोल रहा है गो टू स्कूल, यानी स्कूल जाओ. और बाद में वो सोचता है एकदम से इमीडिएटली कि दिस साउंड्स वेरी हॉलो, यानी इस बात का, गो टू स्कूल का कोई मतलब नहीं है, यानी कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है. जो एक इंसान रैग पिकिंग करके अपना घर, अपना परिवार मतलब थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, वो स्कूल कैसे जा सकता है, उसका स्कूल का क्या मायना है. ठीक है. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वैन दे बिल्ट वन आई विल गो. अब वो मजाक के वे में बोल रहा है कि मेरे स्कूल के आसपास, मेरे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब बन जाएगा ना तब मैं जाऊँगा.
इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम। अब नरेटर ने भी थोड़ा मजाक करते हुए बोला कि मैं स्कूल स्टार्ट करूँगा, क्या तुम आओगे? अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? और कुछ दिनों बाद जब मतलब वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था, साहब नरेटर की तरफ दौड़ते हुए, तो उसने उसके पूछा क्या आपका स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, embarrassed at having made a promise that was not meant. So मैं एक्चुअली बड़ा शर्माया, मतलब एम्बेरस मैंने फ़ील करा, बहुत लोली फ़ील करा। और फिर मैंने जो प्रॉमिस किया था, मुझे पता था ये प्रॉमिस वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा नरेटर, तो उसे बड़ा एम्बेरस फ़ील हो रहा है, लोली फ़ील हो रहा है, और वो बोल रहा है कि स्कूल बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन उसे पता था नरेटर को कि जैसा प्रॉमिस नरेटर ने कहा करा है, वैसा दुनिया के हर एक कॉर्नर में वैसे प्रॉमिसेस किए जाते हैं। ब्लीक यानी उदास, सॉरोफुल, डिसमे, है ना। तो वैसे जो प्रॉमिसेस हैं दुनिया के हर कॉर्नर में किए जाते हैं, जो सिर्फ प्रॉमिस रह जाते हैं, जिनका कभी भी जो कभी फुलफिल नहीं होते या जिनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। सो काफ़ी महीनों तक मैं साहिब को यानी नरेटर साहिब को जानने लगे, और जानने के बाद उसने उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस। तो उसने अपना नाम क्या बताया? साहिब आलम। यहाँ एक्चुअली साहिब आलम का कुछ अलग वर्ड है, आपने बहुत सारी फिल्म्स में भी सुना होगा ना आलम वर्ड। आलम मतलब क्या होता है? यूनिवर्स, ठीक है, यानी पूरी दुनिया। और साहिब मतलब क्या होता है? किंग, ठीक है, यानी पूरी दुनिया का किंग, द किंग ऑफ यूनिवर्स, जो कि बिल्कुल अपोजिट था एंड द कॉन्ट्रोवर्सी टू इट्स सिचुएशन, ठीक है ना। उसके नाम जो था, उसका नाम साहिब आलम, वो उसकी कंडीशन या जिस तरह से वो रहता था उसके जस्ट कॉन्ट्रास्ट था। ओके, ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो उसको उसका मतलब ही नहीं पता था, लेकिन अगर उसे पता चल जाता कि उसका मतलब लॉर्ड ऑफ यानी पूरे यूनिवर्स का किंग या राजा या लॉर्ड होता है, तो शायद उसे कभी यकीन ही नहीं होता कि जैसी ज़िंदगी वो जी रहा है वो कहाँ है यूनिवर्स का लॉर्ड। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. So, अपने नाम का मतलब जाने बिना वो स्ट्रीट पर हमेशा अपने दोस्तों के साथ में नंगे पैर घूमता रहता था, और वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे मॉर्निंग बर्ड्स हैं। बर्ड्स क्या करती हैं? मॉर्निंग में जाती हैं, वो शाम को अपने घर में लौटती है ना, और बीच में नून में डिसअपेयर हो जाती हैं, कहीं दिखती नहीं है। तो ऐसे ही वो लोग थे, यानी सुबह उठते ही स्ट्रीट में घूमना चालू करते और फिर नून में कहीं दिखाई नहीं देते। काफ़ी महीनों तक आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, और काफ़ी महीनों तक जब उन्होंने नरेटर ने साहिब के फ्रेंड्स और उनको देखा, तो काफ़ी लोगों को वो उसके फ्रेंड्स को पहचानने भी लग गया। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन। क्योंकि वो बेयरफुट खेलते थे, बिना पैरों में चप्पल पहने। तो एक बार नरेटर ने पूछा एक उसके फ्रेंड से कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? वाई आर यू बेयरफुट? My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply. अब उसका आंसर क्या था कि मेरी मम्मी ने मुझे जो मेरे चप्पल हैं या जो मेरे फुटवेयर हैं वो शेल्फ, ऊपर जो शेल्फ है वहाँ से उतार के नहीं दिए, इसलिए मैं बेयरफुट घूमता हूँ। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. तो एक उसका और फ्रेंड जिसने कि कुछ मतलब जिसने शूज़ पहन रखे थे, लेकिन वो दोनों शूज़ एक दूसरे से मैच नहीं करते थे, यानी एक शू दूसरा था, एक शू दूसरा था, ठीक है, तो मिस मैच कर रहे थे दोनों शूज़। तो वो बोलता है कि अगर इसकी मम्मी इसको उतार के भी दे देती ना चप्पल, तो भी ये उनको उठा के फेंक देता। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और जब मैंने कमेंट किया तो एक्चुअली उसने शफल यानी क्या होता है? पैरों को घसीटना, है ना। तो उसने अपने फीट को घसीटा एंड सेज नथिंग। आई वॉन्ट शूज़।
says a third boy who has never owned a pair all his life. तो एक और जो थर्ड बॉय था उसने बोला कि मुझे भी शूज़ चाहिए, मैंने कभी भी पेयर ऑफ शूज़ लाइफ में नहीं पहने हैं. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. So जब हम country across travel करते थे तो मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो विलेज में barefoot यानी नंगे पैर खेलते हैं in cities on village roads, है ना. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. तो कई बार मैंने ये भी सोचा कि जो सिटी में भी कई बच्चे जो है ना नंगे पैर खेलते हैं, क्यों नंगे पैर खेलते हैं, वो क्यों अपने चप्पल नहीं पहनते, क्योंकि इट्स अ ट्रेडिशन, एक ट्रेडिशन है, सिर्फ पैसे की कमी नहीं. कई लोग तो एज अ ट्रेडिशन भी यानी उनके ऐसा मतलब क्या से कहते हैं कल्चर में होता है कि उनको बेयरफुट ही रहना है. ठीक है. आई वॉन्डर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. अब एक्चुअली रियलिटी तो ये थी कि उन लोगों के पास मनी नहीं था, दे लैक्ड मनी, बट उनको सिर्फ ये समझाने के लिए कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन, दिस वॉज अ बिगेस्ट एक्सक्यूज टू हाइड एक्चुअली द पैथेटिक कंडीशन ऑफ ग्राइंडिंग पॉवर्टी. जो परपेचुअल क्या होता है, शाश्वत सच, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना उसे हम परपेचुअल कहते हैं. तो दिस इज़ द परपेचुअल स्टेट दैट एक्चुअली दे वर सफरिंग फ्रॉम a severe poverty, and they were just, the narrator is just making, or the children are just making the excuses that they actually don't lack, they don't, it's not that they lacked money, but it is they relate their poverty to some traditions. Okay, so they are hiding their pathetic conditions. Okay students, so this is it for now, and I hope you understand the chapter, the part which I taught, and we'll continue the chapter in the next video. So happy learning and stay safe. Thank you.